नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा, यह वीडियो किनके लिए है। तो जैसा कि मैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित विशेष सूचना आपके समक्ष लेकर के आ चुका हूं साथियों। आप सभी अवगत होंगे, आज के संचार क्रांति के युग में आप सभी को यह जानकारी मिल चुकी होगी कि हिंदी विषय की औपबंधिक सूची प्रकाशित की जा चुकी है आयोग के द्वारा। अर्थात हिंदी विषय का साक्षात्कार अब जल्द ही देखने को मिलने वाला है। इसकी सूचना जो कि 13 तारीख को प्रकाशित की गई थी। तो आज हम इन्हीं सभी हिंदी विषय संबंधित जो सूचना प्रकाशित हुई उनके गुण रहस्यों को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम चलते हैं सीधे हिंदी विषय के नोटिफिकेशन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम हिंदी विषय की औपबंधिक सूची पर आ चुके हैं। यह हिंदी विषय की औपबंधिक सूची है जो कि 13 तारीख को प्रकाशित की गई थी। आप देख पा रहे हैं, इसमें कुल 5,643 अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। जबकि 740 अभ्यर्थियों का आवेदन हार्ड कॉपी प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण से 4,903 अभ्यर्थी ही केवल हार्ड कॉपी इनका उपलब्ध पाया पाया गया है। और उसमें से कितने अयोग्य हैं, कितने योग्य हैं और कट ऑफ क्या गया है, इन तमाम सभी पहलुओं को हम देखने का प्रयास करेंगे। और कट ऑफ इतना गया है तो आने वाले अन्य विषयों पर क्या इसका असर होगा, और तमाम जो भी तकनीकी चीज़ें हैं उन सबको हम समझने का प्रयास करेंगे सिलसिलेवार ढंग से। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी में टोटल कितनी सीटें थी, 90 सीटें थी। यानी कि 90 सीटों के अगेंस्ट में कितने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा? 270 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल आएगा, चूंकि 1:3 के रेशियो में इंटरव्यू कॉल आ रहा है। अब यहाँ पर हिंदी विषय में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ कितना गया? 81। बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह एक्सपेक्टेशन था, उम्मीद थी अभ्यर्थियों की कि चूंकि ये बड़ा विषय है और इसमें सीटें ज़्यादा हैं तो कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। साथियों, आपकी उम्मीद बिल्कुल ही सही थी, लेकिन आप ज़रा यह सोचिए, हिंदी एक ऐसी हिंदी जो है मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट है। हिंदी हिंदी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ये सभी मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं। और मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट अमूमन सभी कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर अफिलिएटेड कॉलेज के टीचरों को आप अच्छे से अवगत हैं कि 10 नंबर एक्सपीरियंस का बेनिफिट उन्हें दिया जा रहा है। और अगर हम अफिलिएटेड कॉलेज की बात करें तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगर मात्र हम 10 जिले को भी ले लें तो 10 जिले में कम से कम 100 अफिलिएटेड कॉलेज होंगे। एक जिले में अगर 10 अफिलिएटेड कॉलेज मान के चलते हैं, चलिए 10 नहीं, 100 नहीं तो कम से कम 90 अफिलिएटेड कॉलेज होंगे। और प्रत्येक अफिलिएटेड कॉलेज से अगर हम 2 हिंदी के भी टीचर को लेते हैं तो 90 यानी 180 अफिलिएटेड कॉलेज के टीचर केवल आपको 10 जिले में मिल जाएंगे। तो सोचिए, टोटल 38 जिले हैं। तो ऑब्वियसली जब अफिलिएटेड कॉलेज के टीचर इतने सारे होंगे जिनका एपीआई स्कोर लगभग 86 होगा, 83 या 84 या 86 लगभग यही होगा, तो ऐसी स्थिति में ऑब्वियसली कट ऑफ तो हाई जाना ही था अनारक्षित कोटि में। और यह केवल हिंदी में नहीं है, ये चीज़ें आपको अन्य सभी विषयों में देखने को मिलेगी, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिंदी हो। हिंदी तो खैर आप देख ही रहे हैं। तो मेन स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट में लगभग यही स्थिति होगी। क्यों होगी? जैसा कि आप अवगत अभी हुए। अब यहाँ के अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो ऑब्वियसली अनरिजर्व फीमेल की भी वही चीज़ें स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अनरिजर्व फीमेल अफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ाती नहीं है। बिल्कुल उनकी भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। अब आती अनुसूचित जाति। तो यहाँ पर केवल 30 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर भी सीटों की संख्या कितनी थी अनुसूचित जाति में? आप देख सकते हैं, एसटी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट में टोटल 74 सीटें थी, ठीक है। जिसमें से 14 फीमेल के लिए रिजर्व थी। अब 74 सीटें यानी कि ये 74:3 के रेशियो में अभ्यर्थी को कॉल किया जाएगा। यानी इसका कितना होगा? 7×3 = 21, 210, 4×3 = 12, यानी आपको ये लगभग 222 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा एससी कैटेगरी में। और यहाँ पर देखिए एससी का कट ऑफ कितना गया हुआ है? एससी का कट ऑफ 30 गया हुआ है। तो यहाँ पर भी अनएक्सपेक्टेड अभ्यर्थियों को ये लगा होगा कि यहाँ पे इतना कम क्यों गया है। तो एक्चुअल में एससी कैटेगरी में फाइट कम देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको पहले भी जो हाइपोथेटिकल एक औपबंधिक कट ऑफ सूची मैंने बनाया था इससे पहले वीडियो में, उसमें आप लोगों को यह चीज़ अवगत कराया था कि एससी और एसटी कैटेगरी में इन सब चीज़ों में कट ऑफ बहुत कम देखने को मिल सकता है। लेकिन यह बिल्कुल ना मान के चले कि 30 वाले अभ्यर्थी कभी भी किसी हाल में फाइट में है, क्योंकि ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं ना, ये अगर मान लीजिए ये जो भी इंटरव्यू है, ये किसी युद्ध आप मान के चलिए, तो युद्ध की ये तीसरे पंक्ति में अभ्यर्थी खड़े होंगे। ये 81 वाले हुए हैं, ये 30 वाले हुए, ये तीसरे पंक्ति में खड़े होंगे।
और जो पहले रो और दूसरे रो में होंगे उनका तो स्कोर और ज़्यादा होगा। आप जो देख रहे हैं 81 नंबर जिनका अनरिजर्व कैटेगरी में, क्या वो युद्ध लड़ पाएँगे? बिल्कुल भी नहीं लड़ पाएँगे। ये कहीं न कहीं देखिए, ये चूँकि ये मुझे शायद नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये एक अकाट्य सत्य या फिर नग्न सत्य कह लें, यही है कि 81 वाले इंटरव्यू में तो ज़रूर जाएँगे, लेकिन चयन होगा इसकी संभावना बहुत ही कम है। यही हाल 30 वाले का है। अगर 30 के केस में भी हम बात करें तो इसमें भी अगर हम नंगा सत्य की बात करें, अकाट्य सत्य की बात करें, तो इसमें भी कहीं न कहीं यही चीज़ें होंगी। 30 में भी आपको ये तीसरे पायदान पे खड़े हुए अभ्यर्थी हैं 30 वाले, इसलिए यहाँ भी आपको चयन होने की संभावना कम नज़र आएगी। यहाँ पर अगर हम कहें कि चयन लगभग कितने स्कोर पर होगा ऐसी कैटेगरी हिंदी के सिनेरियो में, तो यहाँ पर लगभग 51 टू 66 तक फाइट देखने को मिलेगा। या तो 51 कहिए या 66 कहिए। अनुसूचित जाति महिला में भी लगभग वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छा ठीक है, इस आधार पे क्या अन्य बड़े विषयों की भी यही स्थिति देखने को मिलेगी? देखिए, कुछ ऐसे विषय हैं जैसा कि हिंदी, हिस्ट्री जो मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं, उनमें शायद यही सीन देखने को रहे। लेकिन जो मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट नहीं है, जैसे साइकोलॉजी हुआ, तो साइकोलॉजी में एक्चुअल में ये जो कट ऑफ स्कोर है, शायद इतना ही कट ऑफ स्कोर देखने को मिलेगा। शायद क्या, लगभग इतना ही देखने को मिलेगा और वहाँ इतनी ज़्यादा फाइट नहीं होगी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि एससी कैटेगरी में हिंदी विषय में 30 वाले का होगा, इसकी संभावना बहुत ही कम है। कितने का होगा? 41 का हो सकता है या फिर 51 या 66 तक का हो सकता है। लेकिन साइकोलॉजी और अन्य छोटे विषय और अन्य मेन स्ट्रीम की बात करें तो वहाँ पर या फिर साइंस की बात करें, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, तो वहाँ पर अगर इस तरह के कटअप देखने को मिलते हैं और उम्मीद है देखने को मिलेंगे ही इसी तरह के कटअप, तो वहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पर इतने नंबर पर आपका चयन होना चाहिए, बिल्कुल ही होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हम अन्य चीज़ कैटेगरी की बात करते हैं, एसटी की, ईबीसी की, ईबीसी फीमेल की। तो यहाँ पर भी देखिए तीसरे रो में एक पंक्ति में खड़े हुए अभ्यर्थियों का ये स्कोर है। ठीक है, 35 ये तीसरे रो में है और इसी तरह 41 वाले का तीसरे रो में है। तो ये जो देख रहे हैं ना आप, ये देख करके बहुत ज़्यादा ऐसा ना उत्साहित होइए कि कटअप बहुत कम जा रहा है, यानी कि ज़रूर 100% इनका तो चयन हो ही जाएगा। ये तीसरे रो में खड़े हैं, लेकिन ये चीज़ें मुझे शायद अभी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी हैं, सभी प्रतिभागी अपने-अपने हौसलों की उड़ान के लिए उड़ान भरेंगे और अपनी मेहनत करेंगे। इसलिए आप ज़रूर प्रयासरत रहें, कोशिश करें। इंटरव्यू में अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका आता है तो बिल्कुल चयन होने की संभावना तो रहेगी। अभी इंटरव्यू कॉल आ रहा है, उस पर ही फोकस करें। तो आप देख सकते हैं कितना-कितना कट ऑफ गया है, प्रत्येक कैटेगरी का आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ओएच कैटेगरी का अनएक्सपेक्टेड है, जो कि दिव्यांग कैटेगरी है, जहाँ पे 80 गया हुआ है कटअप। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। सेकेंड लार्जेस्ट कटअप की बात करें तो ओएच कैटेगरी में ही है, फिजिकली चैलेंज में। तो एक्चुअली इसके भी पीछे एक क्रोनोलॉजी है, क्यों इतना कटअप गया हुआ है, क्योंकि ओएच कैटेगरी में मात्र एक सीटें थी। आप देख सकते हैं ये ओएच कैटेगरी है। ओएच यानी दिव्यांग कैटेगरी में, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। और हैंडीकैप्ड के केस में है क्या कि पूरे देश को आमंत्रित किया गया है। हैंडीकैप में स्टेट रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू नहीं की गई है बिहार गवर्नमेंट द्वारा, जबकि पूरे देश में हर स्टेट द्वारा स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की जाती है। तो इस वजह से कहीं न कहीं देश भर के अभ्यर्थी इस कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ तो अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलेगा ही, और खासकर जब मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट की बात है तो इसमें 80 आया है, ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। तो ठीक है साथियों, आपने जैसा कि देखा ये है कट ऑफ की स्थिति। हम अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोविजनली एलिजिबल और इनएलिजिबल का क्या सीन है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखा, चलिए प्रोविजनली एलिजिबल में आप देख पा रहे हैं ये सब चीज़ें। मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस न करके मैं इन एलिजिबल पर चलता हूँ, क्योंकि प्रोविजनली एलिजिबल में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा जो कि बताने योग्य हो, क्योंकि सभी लगभग वही चीज़ें देखने को मिली जो अन्य अन्य विषयों। प्रिय साथियों, जैसा कि हम नीचे के सेक्शन में चलते हैं तो एक चीज़ यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलती हैं कि यहाँ पर देखिए 5 पॉइंट सर्टिफिकेट जो है बहुत अभ्यर्थियों के स्वीकृत नहीं किए गए हैं। वो किस तरह के 5 पॉइंट सर्टिफिकेट नहीं किए गए हैं, देखिए यहाँ पे लिख क्या रहा है, बिकॉज 5 पॉइंट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग पीएचडी सबमिटेड इज नॉट अकॉर्डेंस विथ क्लॉज 4.1। ये एक केस नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे एक ही तरह के कंडीशन देखने को मिल रहे हैं कि 5 पॉइंट सर्टिफिकेट स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। ये देखिए, बिकॉज 5 पॉइंट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग पीएचडी सबमिटेड इज नॉट एज पर एडवर्टीजमेंट,
एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग ये 5 पॉइंट सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया गया है। यहाँ पे भी देखिए सेम वही चीज़ें, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिली हैं। अन्य विषयों में भी देखने को मिल रही थी, लेकिन हिंदी विषय में ये चीज़ें बहुत देखने को मिली है। चूँकि ऑब्वियसली हिंदी विषय में अभ्यर्थियों की भी संख्या ज़्यादा थी, तो हम थोड़ा-सा इस पे चलते हैं कि 5 पॉइंट सर्टिफिकेट आखिर किन अभ्यर्थियों का स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा विज्ञापन की ओर चलना होगा, जो आयोग की तरफ से विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। जैसा कि हम एडवर्टाइज़मेंट पे आ चुके हैं कि 5 पॉइंट सर्टिफिकेट आखिर क्या था अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइज़मेंट। तो यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट में पहला ये कंडीशन था कि द पीएचडी डिग्री इज़ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवॉर्डेड रेगुलर मोड, यानी उनकी पीएचडी रेगुलर मोड में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये था कि 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर उनके पीएचडी के वो थीसिस को इवैल्यूएट किए हों। और तीसरा ये था कि पीएचडी वाइवा वॉइस ऑफ द वाइवा वॉइस ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड, यानी उनका वाइवा ओपन मेथड से हुआ, एन ओपन पीएचडी वाइवा हुआ हो, ठीक है। चौथा कंडीशन ये था कि ए कैंडिडेट हैज पब्लिश 2 रिसर्च पेपर हीज हर पीएचडी वर्क आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 रेफरेड जर्नल। ये कह रहा है कि वन कम से कम एक ये रेफरेड जर्नल में उनकी पीएचडी से थीसिस से संबंधित शोध पत्र प्रकाशित किया गया हो। तो कहीं ना कहीं ये वाला कंडीशन थोड़ा पेचीदगी वाला है। हो सकता है एक ये कंडीशन वो फुलफिल ना कर रहे हैं, जिस वजह से अभ्यर्थियों को अस्वीकृत किया जा रहा है। और दूसरा एक पॉइंट टू बी नोटेड ये करने वाले है कि जो सेमिनार के संबंध में है, वो सेमिनार आपका या तो यूजीसी स्पॉन्सर्ड हो, या आईसीएसएसआर स्पॉन्सर्ड हो, या सीएसआईआर द्वारा स्पॉन्सर्ड है। इसी तरह के सेमिनार को देखिए एजेंसी द्वारा स्वीकृत किया गया है। और एनी सिमिलर एजेंसी में कौन सी एजेंसियां आती हैं? वो एजेंसियां जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा गवर्न होती हैं, ठीक है, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा। चूंकि ये तीनों एजेंसियां जो है ना सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा ही गवर्न होती हैं, चाहे यूजीसी हो, आईसीएसएसआर हो, सीएसआईआर हो। तो यही 5 पॉइंट मेनली थे। तो कहीं न कहीं इन्हीं 5 पॉइंट को किसी-किसी अभ्यर्थियों द्वारा फुलफ़िल नहीं किया जा रहा था, जिस वजह से उन्हें बाहर किया गया। एक चीज़ और यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड है, नोट करने वाले, कि ये जो 5 पॉइंट सर्टिफिकेट था, ये 2 तरह के अभ्यर्थियों को देना था। किन-किन अभ्यर्थियों को? एक वो अभ्यर्थी जो 11 जुलाई 2009 से पहले 11 जुलाई 2009 से पहले जिनकी पीएचडी हुई हो, उनको देना था। और दूसरा रेगुलेशन 2009 यानी कि 11 जुलाई 2009 के बाद से और जब तक कि रेगुलेशन 2009 बिहार के विश्वविद्यालयों में लागू नहीं हो जाता है, तब तक के रजिस्टर्ड पीएचडी धारियों को ये 5 पॉइंट सर्टिफिकेट देना था। लेकिन ये रिलीफ केवल बिहार के प्रतिभागियों के लिए था, न कि आउट ऑफ स्टेट के लिए था। ये देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ कहीं लिखा हुआ है, देखिए लिख रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, 11/7/2009 टिल द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूजीसी रेगुलेशन 2009 इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार एंड सब्सिक्वेंटली ऑब्टेन्ड पीएचडी डिग्री एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रिक्रूटमेंट नेट स्लेट सेट। ये पीएचडी वाला जो 5 पॉइंट सर्टिफिकेट है या फिर रेगुलेशन 9 के अंतर्गत जो पीएचडी किसके लिए जरूरी था? चूंकि नेट स्लेट और सेट जो होता है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके एग्जामिनेशन के लिए ये चीज़ें जरूरी थी, राइट। तो ये किसके लिए था? ये केवल बिहार के अभ्यर्थियों के लिए था। अगर आप आउट ऑफ स्टेट वाले हैं और 11 जुलाई 2009 के बाद आपने पीएचडी किया है और रेगुलेशन 9 के अंतर्गत नहीं किया है, तब आपकी 5 पॉइंट सर्टिफिकेट पीएचडी मान्य नहीं होगी। तो अमूमन जिन पीएचडी धारियों को जिन्होंने 5 पॉइंट सर्टिफिकेट पीएचडी लगाया था और उन्हें इन एलिजिबल किया जा रहा है, तो एक्चुअल में इन एलिजिबल किन्हें किया जा रहा है? तो ये उन अभ्यर्थियों को किया जा रहा है, या तो ये आउट ऑफ स्टेट वाले हैं, या फिर कहीं ना कहीं इनका जो सेमिनार संबंधित है या फिर एक जर्नल संबंधित है वो प्रकाशन नहीं रहा होगा, इस वजह से इन्हें बाहर किया जा रहा है। ये केस हिंदी विषय में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अन्य विषयों में भी था। आज से 3 महीना पहले भी मैं इस पर एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं ऊपर के आई बटन में या फिर स्क्रीन के लास्ट में भी आप वीडियो देख पाएंगे 5 पॉइंट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कि किन अभ्यर्थियों को हटाया गया था पिछले नोटिफिकेशन में, पिछले आयोग के द्वारा जो सूचना निकाली गई थी। खैर ये सब चीज़ें देखने को मिली। और आगे एक चीज़ और यहाँ पर है कि अच्छा इंटरव्यू कब तक किया जाएगा। हम थोड़ा लास्ट के पेज पर आगे स्क्रॉल करके बढ़ते हैं, तो देखिए आयोग की तरफ से जो क्लेम दिया गया है उसके अंतर्गत 19 तारीख 19/10/2022 तक, ये तो बहुत कम समय है। इस पर हम लोगों के द्वारा अगले ही दिन एक मेल किया गया था आयोग को कि चूंकि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जैसे लोहार जाति के संबंध में एक यहाँ पे विशेष सूचना निकाली गई है कि लोहार जाति को अत्यंत पिछड़े वर्ग संबंधित एक सर्टिफिकेट बना के देना था। रीजन की तत्कालिक कुछ समय के लिए लोहार जाति को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी में कुछ
अंतर्द्वंद होने की वजह से लोहार जाति को एससी कैटेगरी में रखा गया था, जिसे बाद में पुनः पुनर्स्थापित करते हुए ईबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को अलग से ईबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना करके 225 रुपये का ड्राफ्ट देने के लिए कहा गया था, और समय मात्र 19 तारीख तक का ही दिया गया था। तो कुछ अभ्यर्थियों का ये क्लेम था कि इतने कम समय में कैसे होगा। तो इसके रिगार्डिंग आयोग को मेल वगैरह किया गया, और आयोग की ये पॉजिटिव रिस्पांस दिखाते हुए आयोग ने जस्ट अगले ही दिन इसके संबंध में एक सूचना निकालता, और देखिए लोहार जाति संबंधित थी, उनको 225 रुपये का जो ड्राफ्ट है वो, और एससी सॉरी ईबीसी कैटेगरी का फॉर्म अप्लाई करने का डेट 21/10/2022 तक कर देता है। यानी आप मान के चलिए कि 31/10/2022 तक सभी अभ्यर्थियों को अपना अपना ईबीसी सर्टिफिकेट वाला चीज़ें अपलोड करना होगा। रही बात कि हिंदी की, अब आपको इंटरव्यू कब देखने को मिल सकती है, तो इसका मान के चलिए कम से कम 20 नवंबर तक हम मान के चलते हैं कि 20 नवंबर तक हिंदी के इंटरव्यू आपको देखने को मिल सकते हैं। और चूंकि इसमें इंटरव्यू अच्छा खासा दिन भी चल सकता है, चूंकि इसमें अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है। तो अगर हम अगले विषय की बात करें कि अगला विषय कब देखने को मिलेगा, तो वो आप मान के चल सकते हैं कि 25 या फिर लास्ट नवंबर 30 नवंबर तक शायद नेक्स्ट सब्जेक्ट देखने को मिले। तो थैंक यू साथियों, आप इस चैनल पे जुड़ें, और आने वाले समय में बहुत सारे नोटिफिकेशन और मुख्य मुख्य सूचना पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।